हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के रहने वाले एक प्रियदर्शन प्रधान जी हैं जो हवलदार क्लर्क हैं। इस समय वो कैलकाटा में पोस्ट हैं। उन्होंने कई केस ऐसे डाल रखे हैं जो हमारे हित के हैं और उन केसों को वो स्वयं लड़ते हैं इन पर्सन। कोई वकील नहीं कर रखा है। पहले जब इन्होंने वकील किए, जब काफ़ी खर्चा हो गया तो इन्होंने कमान खुद संभाली। तो मैंने एक बताया था आपको कि एक तो एक्स पे का संभाल रखा था और उन्होंने एक केस और डिसाइड करा लिया है। और आपको पता होगा कि जो आपने सुना होगा लेटरल शिफ्ट, लेटरल इंडक्शन, ये पता नहीं 1979 से लेकर के फिर 1986 में लेकर के फिर छठे वेतन आयोग में, मतलब हमारे लिए हमेशा ही सभी वेतन आयोगों ने लेटरल शिफ्ट यानी हम जो नौकरी कर रहे हैं उसके बाद में हमको सिविल जॉब मिले और कभी कभी डेप्यूटेशन के हिसाब से मिल जाए, सर्विस करते करते हम सिविल में जाएं और हमें वो जॉब मिल जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक केस किया और केस ये किया कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे डीओपीटी के नीचे आते हों, चाहे यूपीएससी के नीचे आते हों, चाहे स्टेट के आते हों, वो अपने यहाँ रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाएं और उसमें एक डेप्यूटेशन का, आर्मी की आर्मड फोर्सेज के डेप्यूटेशन का प्रावधान करें। उसका इन्होंने एक केस किया था। तो मैं बताना चाहूँगा, ये है डेप्यूटेशन कम री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये बार बार आया। और किनका होगा? जो एक्स सर्विसमैन की जो सर्विस 1 साल रह गई है या जो रिजर्व में ट्रांसफ़र होने वाले हैं, जिनकी 1 साल की सर्विस रह गई है, ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए हर डिपार्टमेंट से डेप्यूटेशन निकाला जाता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि प्रॉपर रूल्स नहीं है, यूनिफॉर्म रूल्स नहीं है सभी डिपार्टमेंटों के, और जो वैकेंसी निकलती हैं उनका पता भी नहीं चल पाता। हाँ, केवल जो ये ड्राइवर्स हैं उनके लिए है, वो आप बड़े इजीली सिविल में आकर के एडजस्ट हो जाते हैं। कई प्रकार से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के संबंध में इन्होंने ये किया था। तो मैं बता रहा हूँ कहाँ का केस है ये। इन द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एट कटक, WPC नंबर 1388 ऑफ 2022। कौन कौन है इसमें? प्रियदर्शन प्रधान पिटिशनर है, इन पर्सन, इनका कोई वकील नहीं है, खुद लड़ाई लड़ते हैं। वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, अपोजिट पार्टीज में मिस्टर SS कश्यप, ये उनके वकील हैं। अब इनमें क्या है? ये ऑर्डर है 20/3/2023 का, क्योंकि अभी उनके संपर्क में आए थे। अब उन्होंने क्या क्या करके बैठे हुए हैं हमें पता चलता जा रहा है। थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, लेकिन मैंने 2 दिन इसको अध्ययन किया, फिर इसको मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं द मैटर इज टेकन थ्रू हाइब्रिड मोड, heard the petition in person and also Mr. SS कौशल लर्नड काउंसिल गवर्नमेंट काउंसिल appearing on advance notice। अब ये क्या है कि ये कहते हैं कि इन्होंने पहला ही जो पैराग्राफ में खास चीज़ लगी, 2 भाग इसके लिए हैं और एक इनका ऑपरेटिव पार्ट लिया है। आप समझ जाएंगे ऑपरेटिव पार्ट में क्या है और यहाँ क्या है। तो पहला जो पार्ट है, मैं इंग्लिश करके बता दूं, हिंदी करके बता देता हूँ। इन्होंने इसमें कहा है कि ये क्लरिकल स्टाफ में थे। अब क्योंकि जब इन पर्सन ही इनकी लड़ाई हो रही है, इन पर्सन ये उसमें अपीयर हो रही थी, अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो इन्होंने मांगा कि क्लरिकल स्टाफ के लिए जो लेटरल शिफ्ट है, इसमें जो रूल हैं यूनिवर्सली यूनिफॉर्म रूल होने चाहिए सभी डिपार्टमेंटों में। ये इनकी लड़ाई थी। तो कहते हैं विभिन्न विभागों के रिक्रूटमेंट रूल्स में क्लरिकल स्टाफ के लिए रीएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी इनकॉर्पोरेट की जाए। पहला इनका जो ये है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी बात आ रहा हूँ। आप इसको पढ़ना चाहो तो ऊपर नंबर दे रखा है, गूगल करके वह इसको आप पढ़ सकते हो, मिल जाएगा शायद उड़ीसा के जो कटक में है। दूसरी बात यह थी, यह बात उन्होंने संबंधित अधिकारियों के सामने रखी कि भाई जो लेटरल शिफ्ट है, लेटर इंडक्शन है, जो हम सर्विस करते करते रिटायर होते हैं, तो इस बात रखी कि इसके प्रावधान किए जाएं समय, और अपने संबंधित अधिकारी यानी आर्मी के जो अधिकारी थे उनके सामने रखी। उन्होंने इसमें हवाला दिया कोई DOPT का 1/5/1986 का। तो ये तो हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है कि लेटरल इंडक्शन, लेटरल शिफ्ट जो आर्मड फोर्सेज के रिटायरिंग पर्सनल रिटायर होने वाले उनके रखा जाए। फिर इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ आर्मड फोर्सेज के रिटायर्ड पर्सन के लिए या जो रिजर्व में पर्सन जा रहे हैं उनके लिए इंडक्शन के लिए काम किया जाए। 1 साल में रिटायर होने वाले, अब किसके लिए? 1 साल में रिटायर होने वाले आर्मी के एक्स सर्विसमैन के लिए या जो रिजर्व में जा रहे हैं उनके लिए
उनको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए इनके जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट के, वहाँ इनका प्रावधान किया जाए, पॉलिसी इनकॉर्पोरेट की जाए। और फिर 4/7/2014 के मेमोरेंडम में विभिन्न विभागों के लिए भर्ती में इसका ये रिव्यू भी किया गया था। अब रिव्यू करने के बाद जब इन्होंने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने ये पाया, हाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है, अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल हैं, इसलिए इनको यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है। चलो मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। इसमें है द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर फॉल्स विद इन ए शॉर्ट कंपास द पिटिशनर हैड रिप्रेजेंटेड टू द competent authorities for incorporation the policy of re-employment for the armed forces clerk category, क्योंकि क्लर्क थे तो इन पर्सन क्लर्क कैटेगरी लिए कर सकते थे। इन द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट रूल्स द पिटिशनर हैज averred that by the office memorandum of 1/5/1986 issued by the Ministry of Personnel, PG in Pension Department of Personnel of Training, it has been decided that in order to bring about uniformity, the recruitment rules be amended by incorporating the lateral induction of the armed forces personnel। इसकी हिंदी मैंने आपको पहले ही बता दी है। In the said office memorandum, it has further been provided that the armed forces personnel who are due to retire or who are to be transferred to reserve, इन दो प्रकार के लोगों के लिए रिजर्व within a period of 1 year and having the requisite experience qualification as prescribed shall also be considered for such lateral entry or re-employment. It has been clarified by the said order dated 1/5/1986 that such a process may be given deputation terms up to the date on which they are due for release the armed forces, thereafter they may be employed on re-employment। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे आर्मड फोर्सेज के पर्सनल हैं उनको जब उनकी 1 साल रह जाती है और यदि डेप्यूटेशन की कोई सीट खाली है तो उनको वहाँ 1 साल के लिए डेप्यूटेशन पे भेज दिया जाए, और जैसे ही वो उनका रिटायरमेंट की अवधि पूरी हो जाएगी 1 साल की, उनको वहीं इनको रीएम्प्लॉयड कर दिया, यानी डेप्यूटेशन पर ही भेजते हुए इनको इंडक्शन कर लिया जाए। मतलब कहने का मतलब ये था। तो बता रहे, मैंने पूछा उनसे कि भाई डेप्यूटेशन कितनी वैकेंसी निकलती हैं, तो वो कह रहे थे, अपनी क्लरिकल स्टाफ में बता रहे थे कि 300 साढ़े 300 वैकेंसी हर महीने निकलती हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके प्रॉपर रूल्स नहीं होने की वजह से ना तो आर्मी से वो छूट पाते हैं क्योंकि वैकेंसी आदमी की कमी है, और रूल्स नहीं है प्रॉपर, सभी डिपार्टमेंटों में पता नहीं चल पाता। वो तो क्या है कि जब इनको लिया जाता है और वैकेंसी नहीं भरी जाती है तो फिर उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आता है। तो अब कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट क्या हुआ, अब कोर्ट का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट ने कहा 9 नंबर से Having regard to the general policy as adopted by the office memorandum dated 1/5/1986 and office memorandum number 6/8/209 establishment pay to dated 17/6/2020 we direct the opposite party number 1 to consider the representation one of the petitioner। अब इनको क्या है कि मतलब उनके पिटिशनर के जो कुछ मांगा है उसको दिया जाए। It is also clarified that the uniformity as brought about in the other cadre pursuant to the said policy shall be in the center of consideration at the time of disposing the representative। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब इस पॉलिसी को बनाया जाए और दूसरे जो कैडर हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, उनको भी सेंटर में रखा जाए। यानी किया तो इन्होंने अपने लिए केस था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि जब ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, रिक्रूटमेंट रूल्स में जो नियम में चेंज किया जाना है डेप्यूटेशन के लिए या आपके लेटर इंडक्शन के लिए, शिफ्ट के लिए, तो सभी के लिए किया जाए। बी फर्दर डायरेक्ट सच रिप्रेजेंटेशन और द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द सिमिलर प्रोविजन एज रेफर्ड एबव बी कंसिडर्ड विद इन पीरियड, और 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर, ये 20/3/2022 को आया था सर ये रूल, तो कितना हो गया 20/3/2023, तो 3 को चौथा 5वां 6वें महीने तक ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। अब इन रूल्स को करेगा कौन?
तो रूल्स जो बनते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स के सिविल में जो बनते हैं वो डीओपीटी से बनते हैं या आपकी यूपीएससी बनाती है। स्टेट में आरपीएससी जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट है वो बनाते हैं। तो ये सबके लिए एक आदेश दिया है कि भाई ये बनाए जाए और ये क्या ना उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला है। तो ये मुझे आपको बताना था और मुझे अच्छा लगा कि जब मैं आपको ये बता सकूं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा इस व्यक्ति का कि इसको कहते हैं असली सेवा। कोई किसी से कुछ नहीं और स्वयं लड़ना और सर्विस कर रहे हैं अभी ये, और सर्विस करते करते इन्होंने और भी 7-8 केस डाल रखे हैं और जैसे जैसे वो उनकी सूचना मिलती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। एक बार मैंने और पहले एक्स ग्रुप वाला बताया था, इन्हें बताया था कि जो एक्स ग्रुप है जो 21 नवंबर 1997 का लेटर है उसमें कहते हैं कि जो एक्स ग्रुप के हैं कॉम्पिटेंट एक्स ग्रुप वो केवल जो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी उसको होगी और वो उस केस को जीतने के कगार पर ही है कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो एक्स ग्रुप है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है। तो ये पहले 3600 के लिए लड़ रहे हैं और बाद में इन्होंने बताया कि उसके बाद में 6200 के लिए भी लड़ूंगा क्योंकि हमारे सारे के सारे काम ऑटोमेशन के सोफिस्टिकेटेड हैं और कंप्यूटराइज वाले हैं। अब मैं आपको जानकारी देनी थी, मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।